तो राष्ट्र के गुलाम होने में ज्यादा बड़ा मजा है पार्टी और संगठनों के गुलाम होने में। जब ये उम्मीद हो गई कि आने वाला है, उस उपराष्ट्रपति का रिश्तेदार जिसका वो सगा चचा था, वो उत्तर प्रदेश से भागा और एक फॉल्स, एक झूठी आपस में फिरौती के मामले की कॉल कराई और कहा कि मुझे जान का खतरा है, क्योंकि पंजाब में उसके रिश्तेदारों की सरकार थी। उसने कहा मुझे जान का खतरा है, मुझे यहीं पे आप अरेस्ट कर लीजिए। और क्योंकि उसमें नेता कांग्रेस के मिले हुए थे, उसको आपने पंजाब की जेल में बंद कर दिया। उसे लगा कि ये गेरुए वस्त्र वाला जो है टॉर्च लेके ढूंढेगा। इसलिए मैंने कहा कि आप जिस दिन अपनी सामूहिक शक्ति को, अपने स्वार्थ, अपनी जाति, अपने इलाके, अपनी भाषा, इससे जिस दिन भी एक फिट भी ऊपर उठ गए, ये जो डरे हुए लोगों की औलादें हैं, ये आपको डराना बंद कर दें। ये जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले तलवार लेके घूम रहे हैं, जिन्हें ग़ज़वाए हिंद का बहुत शौक है, ये वापस वहीं जाएंगे जहां ऊंट पे खड़े होकर के खजूर तोड़ी जाती है। इसलिए आपने अभी पर्चे सिर्फ 700 साल के बाद पहली बार दिया है, और अभी तो गलती से आपने कुछ और किया ही नहीं है, गलत जगह बटन दबाना सीख लिया है। वही मुख्तार अंसारी जो हामिद अंसारी का भतीजा है, आपके आदमी ने एक मजबूत वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया। उसने कहा पंजाब की जेल से तो निकलना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की जेल में है। उसने कसम खा ली है कि चाहे कुछ हो जाए जेल से बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन मैंने आपसे एक बात कही है कि उसकी ये ख्वाहिश पूरी करनी है तो 22 में गलती मत कीजिएगा। ये जो चौराहे चौराहे भारत माता डाइन है, कारगिल का युद्ध तो मुसलमानों ने लड़ा था, वो भी मेरा सीनियर रह चुका है। किस हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है उसके घर वालों को भी पता नहीं है। जो योगी को तरह तरह की गालियां दे रहा था, उसने गाली नहीं दी, उसने किवाड़ बंद कर दिए। इसमें कुछ खर्चा नहीं हुआ, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। आप क्यों जल्दबाजी में हैं? इसलिए चीजों को समझिए। कम से कम इस 90 से 100 करोड़ के समाज के अंदर जिस दिन भी राष्ट्र आपके बीच में आ गया, आपके विचार के बीच में आ गया, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। और आप तो वो लोग हैं, मीठा खाना खाते हैं, मीठा बोलते हैं, लेकिन पैदा मोदी करते हैं। आप तो वो समाज हैं जो सन 47 में आपसे एक भूल हो गई थी, उसका 2014 में प्रायश्चित कर लिया आपने। और आपने, मैं सबकी बात इसलिए नहीं कहता और आप बात कहता हूं तो मन से खड़े होकर तारीफ करता हूं। हो सकता है मैं किसी को न जानता हूं, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा काम करें और मेरा आपका कोई रिश्ता ना भी हो तो भी मुझे सच बोलना चाहिए। भारतीय समाज में पहली बार 25 साल की पत्रकारिता में मुझे यह एहसास हुआ कि अब तक जितने भी देश में चुनाव हुए, जितने भी राजनीति के विचार हुए, मंथन हुए, और जो आप थे वैसे ही आपको सरकारें मिली, वैसे ही आपको ब्यूरोक्रेट मिले। उनकी गलती नहीं है, गलती आपकी है। इसलिए जब लोग बार बार कहते हैं 2014 पैदा हो गया, 2014 पैदा हो गया, नहीं, 2014 इसलिए पैदा हुआ कि पहली बार आप सनातनी बने।
आपने राष्ट्र को बचाने के लिए वोट दिया था, अपनी जीएसटी और इनकम टैक्स कम कराने के लिए नहीं दिया। अपने दिल पे हाथ रखिए। जीवन में कुछ चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। आप कौन सा समाज थे कि आपने दिल्ली की लोकल सरकार को प्याज के भाव बढ़ने पे गिरा दिया? प्याज के भाव, आलू के भाव, अगर इसका कोई तबसरा करे, इसकी कोई विवेचना करे तो कितना हंसेगा हमारे ऊपर। ये वो सनातनी समाज है जिसमें आचार्य चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, कृष्ण है, सीता है, लक्ष्मण है। ये समाज प्याज की कीमत पे सरकार गिराता है। हमको हंसी नहीं आती, हमको शर्म नहीं आती। हम अपने लोगों से कितनी जल्दी, कितनी 100 रुपए पेट्रोल हो गया है तो क्या करें भाई? और हम इतने कुंठित हैं, इतने इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं कि हम दूसरों की सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ा देते हैं और घर में ये मैसेज देते हैं हमसे ज्यादा कोई पढ़ा नहीं है। इसलिए आपको अगर कुछ चीजें नहीं पता है, कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको पता हो। इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि किसी चौराहे पे, किसी पुलिया पे कोई भी मिल जाए, किसी वक्त भी मिल जाए, आपके तर्कों में, आपकी लॉजिक में, आपके रेफरेंस के अंदर इतना मजबूत रिसर्च होनी चाहिए कि आप बोले तो भले ही आपकी बात आपका दुश्मन हो, लेकिन आपकी बात को काट ना सके। संविधान सभा के अंदर बहस हुई। बहस के बाद आर्टिकल 14 आया और 14 में कहा गया कि देश का हर नागरिक बराबर है, सबके अधिकार बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई मजहब के नाम पे नहीं है, जाति के नाम पे नहीं है, इलाके के नाम पे नहीं है। ये हुआ और धारा 14 आपके संविधान में जोड़ी गई। लेकिन उसी वक्त मौलाना आजाद, जिसका असली नाम मौलाना आजाद नहीं है, जिस झूठे ने अपना नाम बदल रखा था क्योंकि उसकी पहचान कुछ और थी, वो छुपी रही। मुझे कभी कभी अफसोस होता है, एक महिला, नई रोशनी, नए ख्यालों की एक महिला भारत की शिक्षा मंत्री बनी। हम इतने डरपोक और कायर समाज के लोग हैं, उस महिला के पीछे पड़ गए, मीडिया पीछे पड़ गया कि अरे ये तो मैकडोनल्ड के अंदर पोछा लगाती थी, ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, इसे शिक्षा मंत्री कैसे बनाते? जबकि वो ग्रेजुएट है। और अगर आप मुझसे पूछे, न मैं उस महिला से मेरी कोई निजी जान पहचान है, लेकिन हमको किसी के अच्छे कामों को उसके पीठ पीछे तारीफ करने में संकोच क्यों होता है भाई? जितने टेन्योर तक वो रही, बेहतरीन काम किया शिक्षा मंत्रालय ने, बेहतरीन काम किया। लेकिन आपने जिस 2015-16 की शिक्षा मंत्री की डिग्री के बारे में इंक्वायरी की, कभी देश के पहले शिक्षा मंत्री की पैदाइश कहां थी, कहां जन्म हुआ था, पूरा नाम क्या था, कहां पढ़ा था, इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि रेडीमेड बना, हमने खा लिया। जो शब्द भारत में पैदा नहीं हुआ 1888 में, जो भारत के अंदर गज़वाए हिंद का हिस्सा था, जो खिलाफत मूवमेंट का हिस्सा था, उसकी शार्पनेस से आप पता नहीं कर पाए और वो अपना काम करके चला गया। इसलिए किसी ने उसका नाम नहीं पूछा, उसका पूरा नाम क्या है जो डॉक्यूमेंट में लिखा है। आजकल नाम की चर्चा बहुत होती है कि नाम छुपा लिया, नाम बताया नहीं, पूरा नहीं बताया। उसका पूरा नाम उसकी अपनी किताब में लिखा हुआ है। उसका पूरा नाम है मौलाना सैयद अब्दुल कलाम गुलाम मोइनुद्दीन अल हुसैन अहमद आजाद। इंची टेप से नापिए, उसका असली नाम यह था। लेकिन उसकी बैकग्राउंड ना पता चले, इसलिए
मौलाना आजाद, मौलाना आजाद, मौलाना आजाद। वो आदमी किसी स्कूल में नहीं गया, किसी ने नहीं पूछा इस देश में कि भारत के शिक्षा मंत्री की पहले की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी कि जब भारत आजाद हुआ, आजादी मिली, तो उस वक्त एक बेवकूफ आदमी को, एक जाहिल आदमी जो जिना के बचे हुए एजेंडे को भारत में पूरा कर रहा था, कोई विजनरी नहीं मिला। उस आदमी ने, रफी अहमद किदवई ने और तमाम मुसलमान लीडरों ने आर्टिकल 14 के बाद फूल वाले चचा से कहा, और चचा बड़े भावुक रहते थे, उनके शौक ऐसे थे अल्लाह जाने। उनसे कहा, वहीं पटेल खड़े थे, वहीं के मुंशी खड़े थे, वहीं बी.आर. अम्बेडकर खड़े थे। हम जिस दिन भी सरनेम से, किसका सरनेम क्या है, इसलिए हमें उसके बारे में क्या बोलना है, ये समाज इससे जिस दिन बाहर आ जाएगा, आपको अपने असली हीरो पहचानने लगेगा। उस मक्कार ने क्या कहा, मैं वर्बेटम बताना चाहता हूं, और पूछिएगा किसी से। ये कहा कि देखिए, पाकिस्तान में जहां मुसलमान बहुमत में हो गए थे, हजारों हिंदुओं की औरतों का रेप और मर्डर सड़कों पे हो रहा था, उनकी लाशें हिंदुस्तान आ रही थी ट्रेन से। मक्कार को देखिए, उसने आपकी लाशों का भी सौदा अपने हिस्से में कर लिया, और ये तर्क दिया कि आर्टिकल 14 तो है, लेकिन पंडित जी ये जो लाशें आ रही हैं हिंदुस्तान, क्योंकि वहां मेजॉरिटी मुसलमान है, वो हिंदुओं को मार रहे हैं, हम इससे बड़े परेशान हैं, हमें बड़ा दुख है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करेंगे। ये मक्कारों ने माहौल बनाया, जैसे अभी बनाया था, लेकिन अभी बनाया तो सुनी नहीं उसने, क्योंकि दूसरा है इस वक्त दिल्ली में। उसने कहा, अगर तुम्हें ये डर लगता है तो ये डर अच्छा है, लगते रहना चाहिए। तो उस वक्त के लोगों ने क्या किया कि जब उन्होंने ये पूरी बात कही, तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने पंडित जी से क्या कहा, ये कहा कि ये लाशें जो आ रही हैं, हम इससे विचलित हैं, हमें डर लगता है। और डर क्या लगता है कि देखिए, भारत में विभाजन के बाद यहां तो 90% हिंदू है, और यहां बहुत कम मुसलमान हैं, और हम तो अपनी चॉइस से पाकिस्तान नहीं गए, हम यहां रहना चाहते हैं। कहीं भारत का बहुसंख्यक समाज वैसा ही न करे जैसे पाकिस्तान का मुसलमान हिंदुओं के साथ कर रहा है। अभी कुछ हुआ नहीं है, कुछ हमने किया नहीं, लेकिन इस डर के माहौल को इस तरीके से आपने रखा, इसलिए हमें कुछ स्पेशल धाराएं दीजिए जिससे कि हमारा प्रोटेक्शन हो सके। उसमें बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि आर्टिकल 14 में जब सब बराबर है तो फिर स्पेशल की क्या जरूरत है। लेकिन फूल वाले चाचा रुक गए। के मुंशी ने मने किया, बी.आर. अम्बेडकर ने मने किया, और सरदार पटेल तो इधर की तरफ इधर देखने लगे। उन्होंने तो जवाब भी देना बेहतर नहीं समझा, लेकिन चचा ने दबाव बना करके भारत के संविधान में आर्टिकल 30 जोड़ दिया। पहला डिस्क्रिमिनेशन, पहली बार आजाद भारत का संविधान जिसे सेकुलर बनाया गया था, जिस पर लंबी चर्चा के बाद बना, उसके पैदा होते ही उसे आपने माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में बांटा। और फिर यही नहीं रुके, आपने कहा कि आपको अपने मजहब की तालीम देने के लिए अलग से मदरसे की छूट है, आप उसमें जो दिन चाहे पढ़ाना चाहे पढ़ा, लेकिन ये छूट बहुसंख्यक को नहीं है। क्योंकि संविधान के लोग दुहाई देते हैं, कभी उस पर ढंग से चर्चा तो करें। यही संविधान कहता है कि मजहब के नाम पर किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, यही कहता है। हम भी मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके खामोशी, और आप यादव हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, आप कांग्रेस में हैं, सपा में हैं, बसपा में हैं, आपने पार्टियों को अपना मजहब समझ लिया। ये समझ लिया कि यही पार्टी हमारी आस्था है,
यही हमारी विश्वास है, यही पार्टी हमारी संस्कृति है। तो आपके समझने से हुआ ये कि आपको बिना बताए खुल्लम खुल्ला सब कुछ हुआ, लेकिन आप बोले नहीं। आप पिट रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन आप उफ तक नहीं कर रहे, रो भी नहीं रहे, चिल्ला भी नहीं रहे। भाई रो तो सकते थे, सरकार क्या करती नहीं करती बात की बात है, लेकिन अपने 4 पड़ोसियों को बताते यार ऐसा हो गया, 100 200 500 लोगों को बताते, फिर वो एक मूवमेंट बनता। आज यही मूवमेंट तो है, आप हजारों की गिनती में आप बैठे क्यों हैं यहां? कौन कहता है कि मूवमेंट नहीं खड़ा हो सकता? ये जितने भी आए हैं शुद्ध सनातनी है, कौन कांग्रेस में है कौन बीजेपी में है, ये महत्वपूर्ण नहीं। ये पहले भी हो सकता था, लेकिन हम, आप यादव बने, आप ठाकुर बने, आप पटेल बने, आप कड़वा पटेल बने, आप तिलवा पटेल बने, आप सब कुछ बने, हिम्मत नहीं थी उस समाज के लीडरों में, ठेकेदारों में, कि वो किसी दूसरे से कहते कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के 72 फिरके हैं, पहले हम जरा इनको बांट के देखते हैं। उनको बांटने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आप बंटने के लिए तैयार थे और आपके लोग आपकी कमजोरी को जानते थे, इसलिए उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और आपने अपने आप को एक्सप्लॉइट होने दिया। मेरे 2 मंत्री, मेरे 4 मिनिस्टर, मेरा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, मेरा कास्ट का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन रहा, मैं दुश्मन से मिलकर इसे निपटा दूंगा चाहे कुछ हो जाए। इस बीमारी से नहीं निकले। इसलिए एक नहीं, आपकी चुप्पी ने इस राष्ट्र को गर्त में गिराया है, उसके लिए मैं और आप जिम्मेदार हैं। कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार सरकार होती है, सत्ता पर बैठने वालों की प्रवृत्ति होती है कि अगर उनको सत्ता में बैठना है तो वो सत्ता में बने रहने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। और क्योंकि आप उस प्रजाति के लोग हैं कि आप हर एक के एक्सपेरिमेंट के लिए अवेलेबल रहते हैं, आपके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट होता है कि दवा असर करेगी कि नहीं करेगी। लिहाजा क्या हुआ, जो 4-5 पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप सुनने आए हैं इसलिए मेरी ईमानदारी के साथ कोशिश करना चाहता हूं कि आप जब यहां से जाएं तो ये मुद्दे आपके अंदर रात में इतनी बेकायद नहीं करता, कभी बखान नहीं करता। मैं अपनी मर्जी से यहां हूं। यह बात अलग है कि जिग्नेश भाई ने मेरी टिकट दी है, वो माध्यम जरूर है। मुझे कल यहां जाना है, परसों कहीं और जाना है, इसलिए मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा। मैं विनती करता हूं कि अभी आपके पास थोड़ा सा समय है। ये जो थोड़ा सा समय है ये बहुत कम है। आप किसी गफलत के शिकार हैं, आप किसी कंफ्यूजन के शिकार हैं, क्या आपको लगता है सब ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसा नहीं चलने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपके अंदर रात के 10:30 बजे मुझे सुनने आए हैं, मैं अपनी बात आपके सामने रखूं, आप सब लोग घर जाइएगा और मेरी जिस बात पे आपको डाउट हो, जिस बात में आपको कंफ्यूजन हो, मेरा ईमेल एड्रेस सार्वजनिक मंचों से देता हूं। इसलिए नहीं, इसलिए कि मुझे पता है कि सबके पास मेरा नंबर नहीं होगा, ईमेल आईडी नहीं होगी। आपके मन में मैंने जो बात कही है, जिन तथ्यों पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर उसमें एन आयोटा, एक डॉट, एक बिंदु, एक नुक्ते के बराबर भी आपको ये लगे कि इस बात में कुछ कंफ्यूजन है, आप मुझे रात के 4 बजे भी आपका ईमेल मिलेगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपको सिर्फ भाषण देने नहीं आया, मैं आपके अंदर जो कंफ्यूजन है उसे हटा करके, जो चुनौतियां हैं, जो आपका सौदा कर दिया गया है पार्लियामेंट में बैठ करके, आपके घर का, आपके बच्चों का परमानेंट सौदा कर दिया गया है, कोई बता नहीं रहा है। दाएं बाएं, इधर की बात, उधर की बात, यहां की बात, आपको ऐसे एजेंडे में फोकस कर दिया है कि आप उससे बाहर ही नहीं देख रहे। हम सब उसमें मारे जाएंगे, मारे जा रहे हैं। 2013 से उसकी शुरुआत हो चुकी है। हम नहीं जानना चाहते।
छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बनाते हैं और बड़ी बात को इतना छोटा समझ के छोड़ देते हैं। इसलिए एक 4 पॉइंट को रख करके मैं जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसके आपको सामने रखना चाहता हूं। 1923 अंग्रेजों की हुकूमत, एक कानून बना वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, अंग्रेजों ने बनाया। 1956 में फूल वाले चचा प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसमें अमेंडमेंट करा। ना आपको 1923 का पता, ना 1956 का पता। और उसके बाद फिर उस खानदान का एक रोशन चिराग हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते प्रधानमंत्री बन गया। उस कॉन्स्पिरेसी को समझिए, उसके मैं लिंक आपको दे रहा हूं, तब आपकी समझ में आएगा। एक प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, उसके सुरक्षा गार्डों ने उसकी हत्या कर दी उसके घर पे। 10 घंटे तक सन्नाटा छाया रहा। जो शातिर लोग थे वो पकड़ के लाए हवाई जहाज वाले पायलट को, उसको शपथ दिलाई गई कि तुम प्रधानमंत्री हो जाओ। और प्रधानमंत्री होने के बाद यह बाकायदा तय हुआ 3 मूर्ति में कि इनको सबक सिखाना है। उसके लिए लोग हायर किए गए जामा मस्जिद के इलाके से, जो 1947 में जिन्होंने उन्हें पीटा था, उन्होंने कहा इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। वो तमाम लोग, उन जिहादियों को खुले छोड़ा गया और दिल्ली के अंदर 3,500 सिखों का कत्ल हुआ। कभी आपने ये बात सोची कि 3.5 हत्यारों में कोई जमीन पे हत्यारा पकड़ा गया? अरे 3,500 सिखों को मारने के लिए कम से कम 1,000 लोग तो जमीन पे होंगे जिन्होंने चाकू से, बंदूक से, तलवार से, किसी से मारा होगा। उन 1,000 लोगों में से एक भी कत्ल करने वाला पकड़ा गया? हां, कुछ 2-3 नेताओं के नाम आते हैं कि ये उनको डायरेक्शन दे रहे थे, जिसमें एक सज्जन कुमार है और एक जगदीश टाइगर है। और पूरा समाज ये समझता है कि इन्हीं 2 लोगों ने सिखों को मरवाया। क्या आपको यह अचंभा नहीं लगता है जो बात मैं कह रहा हूं? 1,000 लोगों ने कम से कम पूरे दिल्ली में सिखों को मारा, लेकिन जमीन पे एक भी कातिल नहीं पकड़ा गया। एक भी मुझे बता दीजिए किसी का नाम आज तक आया। सरकार ये आ गई, वो आ गई। मैं उसका राज बताता हूं। ये काम जब हो गया दिल्ली में और कहा गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या जो है भारत में हिंदुओं के सिंबल की हत्या है, और उस सिंबल को जिसने मारा है उसको सबक सिखाने के लिए लोग हायर किए गए। और हायर करने के बाद सिखों की हत्या हुई, पूरे देश में हुई। और फौरन क्या हुआ? प्रधानमंत्री चुन के आए, देश के पहले प्रधानमंत्री बने। 412 सीटें मिली भारत के इतिहास में पार्लियामेंट में। और उन्होंने पहला काम क्या किया, ये कहीं बताया नहीं, ये अखबार वाले नहीं लिखते बेचारे, उनकी भी मजबूरियां होती, इसीलिए 25 साल के कैरियर को छोड़ के आया हूं कि ये बात कह सकूं आपसे। उस प्रधानमंत्री ने जब भारत विभाजन हुआ तो हजारों मुसलमान जिनको पाकिस्तान चाहिए था, जिन्होंने वोट पाकिस्तान बनने के लिए 88% वोट दिया था 1946 के चुनाव में, जब पाकिस्तान बना तो जब यहां कुछ हालात खराब हुए तो लोग दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से भागे, क्योंकि उनको तो अल्लाह मियां की हुकूमत चाहिए थी। अब वो पछता रहे ना अल्लाह मियां साबर है।
उन लोगों की प्रॉपर्टीज को उस वक्त 47 के बाद की सरकार ने यह कहा कि जो हिंदू पाकिस्तान से आए हैं इनको इनकी प्रॉपर्टी दे दो, क्योंकि वहां करोड़पति सिखों की प्रॉपर्टी थी, उस पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया था कि भाई इनको रहने को दे दो, ये घर से बेघर हो गए हैं, इस प्रॉपर्टी में ये लोग रह सकते हैं। ये फैसले के साथ उनको उन मकानों में रहने दिया। लेकिन जिन लोगों को सिखों की हत्या के लिए हायर किया गया था उन्होंने अपना मुआवजा मांगा। इसलिए मैंने कहा कि जब कभी जीवन में मुआवजा मांगने की नौबत आए तो हजारों साल तक उस मुआवजे का असर रहे, ऐसा मुआवजा मांगना, छोटा मोटा मत मांगना। इसलिए उन्होंने मुआवजे में क्या मांगा? नौकरी नहीं मांगी, रिजर्वेशन नहीं मांगा, आईएएस पीसीएस की सीट नहीं मांगी। हम उन्हें कितना भी जाहिल कहें, कितना भी अनपढ़ कहें, लेकिन 1000 साल की सोचते हो, आप 1 घंटे के लिए सोचते हैं। जब मुआवजा मांगा तो कहा गया कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों की प्रॉपर्टी को आपने हिंदुओं को दे रखा है, इस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाए और उस पर मालिकाना अधिकार हमारा कर दिया जाए। एक ही झटके में राजीव गांधी के उस फैसले ने अरबों खरबों रुपए की इस देश में प्रॉपर्टी जो सरकार की थी, जो सरकार ने अपनी चॉइस से पाकिस्तान से भागे हुए हिंदू महिलाओं और बच्चों को दे दी थी, वो एक ही झटके में वक्फ प्रॉपर्टी में चली गई और उस पर मालिकाना अधिकार मुसलमानों का हो गया। हमको ये घटना पता ही नहीं है। 1995 आया, 95 में दोबारा से उन्होंने अपना हर्जाना मांगा और कहा कि हमारी मस्जिद को तुमने तोड़ दिया है, हमने बलवा नहीं किया है क्योंकि तुम हमारे पुराने साथी हो, क्योंकि सेंटर के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उन्होंने हर्जाना नहीं मांगा, वो बेवकूफ नहीं है। ये बात अलग है कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने एक अजीब तमाशा किया और ये आपको दिखाया ताकि आपको असली एजेंडा ना पता चले और आप इस कंफ्यूजन में रहें कि देखो अरे भाई मस्जिद गिरने के बाद देश में शांति है, कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत छुटपुट हरकतें की, लेकिन हर्जाना क्या मांगा? अंदर कमरे में मांगा और वो हर्जाना आपने दे दिया और आपको पता नहीं चला, आप चुपचाप बैठे हुए। उन्होंने हर्जाना ये मांगा कि आप हमें हमारी कौम के साथ जो नाइंसाफी हुई है, अपने घाव और अपनी तथाकथित तकलीफ को कैसे बेचा जाता है, क्या मार्केटिंग की जाती है, यह समझने की बात है। सरकार को लगा कि बाबरी मस्जिद तो अब चली गई, तो ये जो आहत हैं, जो बहुत ज्यादा आहत हो जाते हैं, उन्होंने कहा कि क्या करें, तो तत्काल सरकार ने जो आदमी 1998 में मर गया था उसको भारत रत्न दे दिया। मौलाना आजाद को 1992 में।